नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं बुलेटिन न्यूज एट 10। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें अब तक की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार करेंगी वितरित। विभिन्न श्रेणियों में 45 विजेताओं को दिए जाएंगे पुरस्कार। पीएम मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स से करेंगे संवाद। पीएम युवाओं को भी करेंगे संबोधित। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त समिति की अहम बैठक भी आज। साल 2017 से 2023 के बीच भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के शोध पत्र से हुआ स्पष्ट। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप में आज खेला जाएगा 13वें दौर का मुकाबला। 12 दौर के बाद डिगुकेश और लीरेन के खाते में बराबर अंक। और आइए अब खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स के साथ बातचीत करेंगे। ग्रैंड फिनाले में 1300 से ज्यादा छात्र टीमें भाग लेंगी। इस अवसर पर पीएम मोदी टीमों को संबोधित भी करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण देश भर में 51 नोडल केंद्रों पर शुरू होगा। सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक नॉन स्टॉप चलेगा, जबकि हार्डवेयर संस्करण 11 से 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पिछले संस्करणों की तरह छात्र दल या तो मंत्रालयों या विभागों या उद्योगों द्वारा दी गई समस्या विवरणों पर काम करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों से जुड़े 17 विषयों में से किसी के खिलाफ छात्र इनोवेशन क्लास में अपने विचार भी शेयर करेंगे। इस वर्ष 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योगों द्वारा 250 से ज्यादा समस्या विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। इस वर्ष संस्थान के स्तर पर आंतरिक हैकाथॉन में 150% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बन गया है। संस्थान स्तर पर SIH 2024 में 86,000 से अधिक टीमों ने भाग लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगी। विभिन्न श्रेणियों के तहत 45 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया है, जो जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास में उपलब्धियों के व्यापक परिदृश्य को दर्शाता है। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। पुरस्कार की श्रेणियों में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार और पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, जल पर्याप्तता, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और जलवायु स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देते हैं। इस वर्ष 1,94,000 ग्राम पंचायतों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट पंचायतों को आज सम्मानित करेंगी। और बात संसद के शीतकालीन सत्र की। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज लोकसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 पर आगे की चर्चा होगी। इस विधेयक को 4 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पारित किए जाने के लिए पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से रेल अधिनियम 1989 में और संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा होगी। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किए जाएंगे। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत प्राधिकरणों और समितियों की भूमिका में अधिक स्पष्टता लाई जाएगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का प्रावधान करना होगा। राज्यसभा में आज बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा।
इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही आज वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक वक्फ संशोधन बिल के 44 संशोधनों पर संयुक्त संसदीय समिति ने अब तक 500 पन्नों की रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। आज होने वाली बैठक में दारुल उलूम देवबंद के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। अब तक दारुल उलूम वक्फ पर बनी जेपीसी की बैठक में शामिल नहीं हुआ था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि आज संसद में कैसा रहने वाला है सत्र? क्या आज भी गतिरोध देखने को मिलेगा या फिर ये गतिरोध कहीं ना कहीं टूटेगा और सदन की कार्रवाई जो विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं वो पूरे हो पाएंगे? देखिए, आज अगर बात करें, खासकर जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस की, अगर हम बात करें तो उनका अभी बैठक चल रहा है, उनकी संसदीय दल की बैठक चल रही है और एक तरह से उन्होंने एक बार फिर इंडिकेशन दिया है कि वो एक बार फिर कोई यूनिक प्रोटेस्ट यहाँ पर संसद भवन के बाहर करेंगे। तो वो प्रोटेस्ट जो अडानी मुद्दे पर लगातार वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो आज भी उन्होंने घोषणा की कि आज भी वो प्रोटेस्ट करेंगे और यूनिक प्रोटेस्ट उनका होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने एक स्पीकर को लेटर लिखा है कि हम संसद को चलाना चाहते हैं और उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं स्पीकर को कि हमारी इन मांगों पर गौर किया जाए और हम जो संसद का जो गतिरोध है उसको हम खत्म करेंगे और संसद की जो कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न हो सके, इसके लिए हम अपनी ओर से पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का प्रोटेस्ट है और कांग्रेस के प्रोटेस्ट के बाद जिस तरीके से आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस अलग थलग पड़ी है, खासकर इंडी गठबंधन में। पहले उनका साथ तृणमूल कांग्रेस ने छोड़ा, उसके बाद आरजेडी ने भी ममता बनर्जी के नेतृत्व को लेकर के एक तरह से इंडी गठबंधन में खलबली मची हुई है और उसको लेकर के आज देखना होगा कि जब कांग्रेस प्रोटेस्ट करती है, अभी बैठक उनकी जारी है, 10:15 के करीब में खत्म होगी उनकी बैठक, तो उसके बाद ये देखना होगा कि कांग्रेस का क्या रुख होता है और उनके जो सहयोगी दल है, जो इंडी गठबंधन का नाम दिया गया था, तो उसमें आज इनके प्रोटेस्ट में कौन कौन से दल और शामिल होते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। और रही बात बाकी विपक्षी दलों की, तो अभी उनकी ओर से कोई ऐसा कोई रणनीति नहीं तय की है कि संसद की कार्यवाही को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए या विरोध किया जाए। कुमार आलोक, वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक भी आज होने वाली है और हमने देखा था कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने, केंद्रीय मंत्री ने लिखित जवाब के उत्तर में ये भी कहा था कि 994 ऐसी वक्फ संपत्तियां हैं जो अवैध रूप से पाई गई हैं। ऐसे में आज होने वाली बैठक, जिसमें दारुल उलूम के देवबंद के नुमाइंदे भी शामिल होने वाले हैं, कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है आज वाली बैठक? देखिए, दारुल उलूम जो इस्लामिक जो संस्था है, बहुत उनके जो धर्मगुरु नोमानी के नेतृत्व में आज यहाँ पर वक्फ पर जो कानून बनने वाला है, उस कानून में जो जेपीसी जिसके लिए बनी है उसमें वो लोग उपस्थित होंगे। 3 बजे उनकी राय को लिया जाएगा। और हालांकि आपको पता होगा कि दारुल उलूम शुरू से ही वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रही है और उन्होंने यहाँ तक QR कोड जारी कर दिया था कि इस बिल के विरोध के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उन्होंने भी इसका जमकर विरोध किया है। तो आज दारुल उलूम पहली बार यहाँ पर वक्फ जो जेपीसी वक्फ संशोधन विधेयक पर जो जेपीसी बनी है उनके सामने उपस्थित होंगे। वो क्या अपनी राय रखते हैं। हालांकि 500 पन्ने की लंबी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है वक्फ को लेकर के और वक्फ की संपत्तियों के अंदर जिस तरह की आप कह सकते हैं कि विवादास्पद जो चीजें हैं, उन चीजों को इस बिल में संशोधित करने का प्रयास किया गया है और उन संशोधित किए गए प्रयासों को दारुल उलूम किस तरीके से देखती है, ये देखने वाली विषय होगी। क्योंकि आप देखें कि बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जो करोड़ों की है संपत्तियां हैं और वो संपत्तियां जो है जिनको बहुत जो मठाधीश हैं, इस्लामिक मठाधीश हैं, जो बड़े बड़े मौलाना है, बड़े बड़े उलेमा हैं, और उनका उन पर कब्जा है और जो रियल चीजें संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, जो जिनके पास होना चाहिए वो नहीं है। तो इन सारी जो आप कहें कि जो कुरीतियां हैं या जो फैक्ट फाइंडिंग है, उनको लेकर के ये वक्फ संशोधन बिल को बहुत ही
कहें तफसील से इस पर राय ली गई है और जेपीसी बना पहली बार, और उस पे आज दारुल उलूम का क्या रुख होता है ये देखने वाली विषय होगी। कुमार आलोक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भारत की अगर हम बात करें तो कुल 8 लाख से ज़्यादा ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ के पास हैं, लेकिन जब नियमों के हवाले की बात आती है तो 994 संपत्तियां ऐसी हैं जो वक्फ के पास अवैध रूप से है, यानी कि किसी तरह का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता था लेकिन हस्तांतरण हुआ है। और तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो 700 से ज़्यादा संपत्तियाँ ऐसी हैं जो वक्फ के पास है, अवैध रूप से हैं। ऐसे में जो ये बैठक होनी है जेपीसी को लेकर के और बिल को जिस तरह से अब आगे बढ़ाया जाना है, तो किस तरह की बातें निकल कर के सामने आने की संभावना नजर आती है और किस तरह की सहमति बनने की नजर आती है जेपीसी को लेकर के? देखिए, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम स्कॉलर हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई थी, जिनका हमने इंटरव्यू किया था, और उन्होंने बताया कि देखिए कि ये सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सरकार तो इसमें संशोधन चाहती, सरकार इसमें पारदर्शिता लाना चाहती है। आप अगर देखें कि यूपीए के राज में जो एक कमेटी बनी थी, एक सच्चर जो न्यायाधीश थे, उनके अंदर जो कमेटी बनी थी जो मुसलमानों की स्थिति को लेकर के पूरे देश में, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे फाइंडिंग निकाले थे जो कि मुसलमानों के साथ या अन्याय हुआ हो, या उनके साथ उनकी स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, ये वक्फ की संपत्ति को लेकर के इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता है। तो ये कमेटी, ये जो कमेटी बनी थी, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनाया था। इस कमेटी को बनाया था यूपीए की सरकार ने, और यूपीए की सरकार बार बार कहती कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करो। तो सच्चर कमेटी की सिफारिश में जब वक्फ पर सवालिया निशान, वक्फ की संपत्तियों पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं, तो अब जो विरोध हो रहा है खासकर कांग्रेस की ओर से, या तमाम जो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, तो उन्होंने ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को रिकमेंड किया था और कहा था कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। तो सच्चर कमेटी की सिफारिशों में वक्फ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसमें काफी संशोधन करने का उन्होंने अनुशंसा दी थी। तो आज फिर विरोध क्यों हो रहा है कांग्रेस या तमाम विपक्षी दलों के द्वारा, ये सोचने वाली विषय है। कुमार आलोक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज किस तरह की रणनीति पर कांग्रेस काम करने वाली है, विपक्ष खास तौर पर किस तरह से आज काम करने वाला है सदन को लेकर के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज सदन की बैठक का 12वां दिन है, लेकिन लगातार पिछले समय से गतिरोध पैदा किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है और आंतरिक कलह भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है। इंडी गठबंधन की बात तो हम करते हैं, लेकिन तमाम दल ऐसे हैं जो अपने बैकफुट होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि अभी आपने और भी सांसदों का जिक्र किया जो खुद चाहते हैं कि सदन चलने दिया जाए। तो आज किस तरह की रणनीति हो सकती है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से रोज विरोध हो रहा है। विरोध के बावजूद अगर आप संसद की कार्यवाही देखें, नोटिसेस आप देखें, तो कांग्रेस के सदस्य ज्यादातर सदस्य एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए उन्होंने मूव किया है, मोशन किया है, चाहे वो मणिकम टैगोर हो, चाहे कन्याकुमारी के सांसद हों। तो इन लोग रोज एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए स्पीकर को या सभापति को एप्लीकेशन देते हैं, नोटिस देते हैं, लेकिन वही लोग खुद हंगामा करते हैं। यानी हम संसद चलाना भी चाहते हैं और जब चलाने की बात होती है तो गतिरोध पैदा करते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि विपक्ष के अंदर हम अगर राजनीतिक तौर पे अगर देखें आप, तो संसद की कार्यवाही जब शुरू हुई थी तो उस समय लग रहा था कि विपक्ष एकदम एकजुट है और वो एकजुट होकर के सरकार का विरोध करेगा या संसद की कार्यवाही चलाने में एक तरह से सत्ताधारी वर्ग के साथ सहयोग करेगा। लेकिन जैसे जैसे संसद का सत्र आगे बढ़ा, आपने देखा होगा कि संभल के मुद्दे पर अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी का अलग स्टैंड है, वो चाहती है कि इस पर सबसे पहले चर्चा हो। कांग्रेस लगातार ये प्रयास कर रही है कि अडानी मुद्दे को सबसे पहले सरकार अपने चर्चा के लिए लाए। ममता बनर्जी चाहती है कि महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर पहले चर्चा हो। तो अब जो कांग्रेस लगातार अडानी के मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, यूनिक प्रदर्शन कर रही है। आप संसद का कभी परिक्रमा करते हुए हमने नहीं देखा था, वो भी कांग्रेस पार्टी ने किया। तो अब विपक्षी दलों के अंदर ये होड़ मची हुई है कि सबसे आगे कौन है। कांग्रेस चाहती है कि हम सबसे आगे रहें, लाइमलाइट में रहें। ममता बनर्जी की पार्टी चाहती है कि हम सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहें। और समाजवादी पार्टी जो वो भी एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस के बाद, 37 सदस्यों वाली, तो सब के सब जो विपक्षी दल के लोग हैं, विपक्षी दल के जो सदस्य, वो क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हम ही असली विपक्ष है।
जी, यानी कि लड़ाई नेतृत्व की है, लेकिन जो मैदान चुना गया है वो संसद का मैदान चुन लिया गया है। यानी कि संसद जो कि एक संवैधानिक संस्था के तौर पर जहां जनता की आवाज़ उठाई जानी होती है, लेकिन वहां पर लगातार गतिरोध पैदा किया जा रहा है। और चेयर की तरफ से भी तो आलोक यही कहा जा रहा है बार बार कि आप नियम में रह करके बात कीजिए, अगर प्रश्नकाल चल रहा है तो आप सवाल उठाइए। सत्ता पक्ष भी सुनने के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए मंत्रालय तैयार है, मंत्री तैयार है, लेकिन आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। यानी कि आप किस तरह का अपना नजरिया पेश कर रहे हैं जनता के सामने, किस तरह का चेहरा पेश कर रहे हैं? देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई और सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम जो दलों के सदस्य थे वो उपस्थित हुए और एक सहमति बनी कि नहीं, अब हम हमारे मुद्दों पर भी आप सभापति राज्यसभा हो या स्पीकर लोकसभा हो, हमारे मुद्दों को भी आप उठाने की इजाज़त दें और हम आपकी जो बिल्स हैं, जो सरकारी जो कार्य रूप है उसको भी हम सहायता करने के लिए तैयार हैं। और संसद 2 दिन आराम से 2 दिन बहुत अच्छा कार्यवाही हुई, उसमें विपक्ष का भी सहयोग रहा और सत्ता पक्ष का भी सहयोग रहा। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर उसी मुद्दे पर, अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। उधर संभल के मुद्दे पर अखिलेश यादव उन्होंने अपना विरोध शुरू किया। तो अब देखना होगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होनी है उस बैठक में क्या होकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्या सहमति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी संसद से हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापिस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम 2024 के उद्घाटन सत्र को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संबोधित कर रही हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। That I get from here. So thank you for continuing with it for the second time, and I wish that this event becomes a major platform for hearing the concerns on economy from the global south, and also has in the audience and as participants eminent representatives from the developed economies, because the world can no longer be divided in these kind of very comfortable zones of globally advanced and globally not so advanced, or then looking at factors of production which are under severe stress. So today, let me start by appreciating the CII for taking up a topic, I think, which is just the relevant one for today, the decadal priorities for global economy. We may be talking about it in different fora and with different emphasis given, but today when we talk together, each one of us from our own perspective, we understand
what the world needs to do immediately. And that is going to be critical for our lives on several aspects. So I'll just put my thoughts across today and not get into any data at all, but only flag issues of concern where industry together with policymakers, strategic leadership together with citizens forums will all have to work on those larger goals. Otherwise, the decade would be frittered away. We can't even restore or claw back where we were before the COVID. But what we need to do is not just go back to where we were before COVID, but claw back more so that we are able to enter into this century with a lot more. We are already into it, 2 decades have passed, but enter into the middle of the century with a lot more strength. So broadly, I would think, first of all, the attempt both of industry and governments everywhere should be to restore some global calm, restore some normalcy. Nowhere can there be enough justifiable reason for skirmishes or war. So the first effort, I think the global priority for this decade should be restore normalcy. Talk, sit and discuss. War should be avoided. Disruption should be avoided. They are the main cause for supply chain disruptions. They are the main cause for disruptions in food value chains. And also, when you look at it, inflation globally is a big challenge. But inflation, as you know, doesn't respect borders. Inflation is so contagious that nowhere is any country's effort today is completely successful because beyond its powers are inflation forces which come in. And therefore, the primary cause, I would think, is the disruption, the skirmish, the war, and as a result, world is facing a challenge which is reflected in very many ways in our economies. So I would think it's incumbent upon all of us, industry, government, policymakers, citizens and citizens forum, to tirelessly try to have some normalcy. Second is the oft-discussed problem, which Sanjeev Puri also referred to, supply chain disruption. The world tasted success of spreading supply chains on the principles of efficiency rules, scale rules, so Adam Smith rules, and therefore we located such production centers or hubs where it was economically making sense. But today, would there be anyone in the audience who will disagree if I say just economics doesn't prevail? Just the economics doesn't prevail, strategy prevails, politics prevails. So even if it made economic sense to concentrate production of certain particular commodities or goods or even services in some pockets. तो ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अभी आप सुन रहे थे, जो कि शुभारंभ मौके पर बोल रही थी। साथ ही साथ वो ये कह रही थी, साफ तौर पर स्पष्ट करते हुए कि सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। किस तरह से आप सप्लाई चेन को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से फूड चेन को आप बढ़ा सकते हैं, साथ ही बैठक करके बात करने की आवश्यकता है। वॉर किसी बात का हल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि विश्व के सामने तमाम चुनौतियाँ हैं और आवश्यकता है कि सभी लोग मिलकर एक साथ बैठें और मिलकर के बात करें किस तरह से हम अर्थव्यवस्था को और गति दे सकते हैं और रफ्तार दे सकते हैं, और इंडस्ट्री और सरकार को मिलकर के किस तरह से काम करने की आवश्यकता है, इस पर खास तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर दिया। इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती,
हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, एक वीडियो शेयर किया है और उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि समस्त देशवासियों को गीता जयंती की अनंत शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और परंपरा के मार्गदर्शक दिव्य ग्रंथ के उद्गम दिवस के रूप में मनाया जाने वाला ये पावन उत्सव हर किसी को कर्मयोग की राह दिखाए। जय श्री कृष्णा। तो आप देखिए ये वीडियो और आपको छोड़े जाते हैं इसी वीडियो के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम्